स्टूडेंट, हमारा शिक्षा आयोग चल रहा था, कोठारी कमीशन, और बाकी के हमारे 3 आयोग कंप्लीट हो चुके थे और शिक्षा आयोग भी लगभग कंप्लीट हो गया है, बस इसका मूल्यांकन रह गया है। मैंने जैसा कि बताया था कि ये 4 आयोग बहुत ज़रूरी हैं, 2 स्वतंत्रता से पहले के और 2 स्वतंत्रता के बाद के हैं। तो ये 4 आयोग बहुत ज़रूरी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला आयोग मैंने बताया था भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। इसका टाइम था 1882 से 1883 और इनके जो अध्यक्ष थे वो सर विलियम हंटर थे। दूसरा आयोग मैंने बताया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। इसका टाइम 1948 से 1949 और इसके जो अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा आयोग मैंने बताया था माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालियार आयोग के नाम से जानते हैं और इसका टाइम था 1952 से 1953 और इस कमीशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। और फोर्थ हमारा था शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। इसका टाइम जो था वो है 1964 से 1966 और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो DS कोठारी थे। तो इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम कोठारी कमीशन पड़ा है। तो आज हमारा जो शिक्षा आयोग है जो लास्ट का, और इसे हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। ये हमारे सारे इसके जो सुझाव और सिफारिशें थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी, बस इसका मूल्यांकन रह गया, उसे हम देखेंगे आज। उसके बाद ये हमारे जो कमीशन है या आयोग हैं ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सबका होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मना होगा, पता है मुझे, और सबने बहुत एंजॉय किया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसे, लेकिन जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूल्यांकन में जैसा कि पता ही है कि इसके बारे में दिया जाता है कि ये कैसे, ये इस आयोग के बारे में कि इसमें क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, कितने लाभ हुए जनता को और कितनी हानियां थी, वो सभी इसका एक तरह से मिश्रण होता है इसमें। चलिए देखते हैं। कोठारी कमीशन का मूल्यांकन। शिक्षा आयोग के सदस्यों में देश और विदेश के माने हुए विद्वान और सुलझे हुए शिक्षा मर्मज्ञ थे। इसमें जो बहुत जो हमारे देश में बहुत विद्वान लोग थे और सुलझे हुए शिक्षा के बारे में जिन्हें बहुत नॉलेज थी, वो सब लोग इसमें शामिल थे। सभी को अपने अपने क्षेत्रों का लंबा अनुभव था, गहरी जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा का नख से शिख तक कायाकल्प करने के लिए अनोखे और अनुपम सुझाव दिए। उन्होंने ऐसे प्रयास किए कि जिससे इसका जिससे इसकी बहुत ज़्यादा इसके आयोग के बहुत अच्छे परिणाम आए। उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए और अनोखे सुझाव दिए। इन सुझावों में से विशेष रूप से उल्लेखनीय शिक्षा का नवीन संगठन, विज्ञान की शिक्षा पर बल, प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, शैक्षिक अवसरों की समानता, त्रिभाषा सूत्र में संशोधन, प्राथमिक स्तर से निर्देशन की आवश्यकता, प्रतिभाशाली छात्रों की खोज और शिक्षकों की स्थिति में उन्नति। शिक्षा आयोग के ऊपरी अंकित सभी सुझाव सारगर्भित हैं, सराहना के योग्य हैं, पर यदि हम थोड़ा सा समय निकालकर और एकाग्रचित होकर उन पर विचार करें तो हमको यह जानने में देर नहीं लगेगी कि उनमें सरलता के बजाय जटिलता है, व्यवहारिकता के बजाय आदर्शवादिता है, अतः उनकी अभिपूर्ति असंभव है। उसकी अभिपूर्ति के लिए इतने अपार धन की आवश्यकता है कि भारत के समान दरिद्र देश के लिए उसे जुटाना असंभव है। यदि हम आयोग के कुछ सुझावों पर अलग अलग विचार करें तो हमसे उनकी निरर्थकता और निस्सारता छिपी नहीं रह सकती है। उसने शिक्षकों के पदों की सुरक्षा के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। उसने संस्कृत के अध्ययन को अनुपयोगी बनाकर उसके
उन्मूलन का अच्छा प्रबंध कर दिया है। उसने बेसिक शिक्षा को शिक्षा के सब स्तरों से बाहर निकाल कर अच्छा प्रबंध कर दिया है। आगे हो गए थोड़ा सा। निकाल कर उसकी मृत्यु के अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसने भारत में अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक बनाए रखने की सिफारिश करके एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र से नाता जोड़ लिया है। मतलब यही है कि जो इसमें मतलब बहुत सी अच्छाइयाँ हैं तो इसमें बहुत सी कमियाँ भी बताई हैं इस आयोग में। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ कमियाँ भी हैं इसमें। जैसे सरलता की बजाय जटिल मतलब कठिन है ये, और इसमें व्यवहारिकता पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, आदर्शवादिता पे दिया हुआ है। और इसको पूरा करने के लिए मतलब इसको एक तरह से इसे लागू करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता है, जो कि हमारे देश के पास नहीं है। इतना धन जुटाना बहुत कठिन काम है, इसमें बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है। और इस आयोग में शिक्षकों के जो पद हैं, उनकी सुरक्षा है, उनके जो फ़ायदे हैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है इस आयोग में। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं, आगे देखते हैं। और संस्कृत को इन्होंने महत्व नहीं दिया है, अंग्रेजी को महत्व दिया है। तो एक तरह से ये आगे एक षड्यंत्र की तरह हो गया कि जो यहाँ की भाषा है संस्कृत, उसे ना महत्व देके किसी विदेशी भाषा को महत्व दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं। उसने संस्कृत के अध्ययन को अनुपयोगी बनाकर उसके उन्मूलन का अच्छा प्रबंध कर दिया है। उसने बेसिक शिक्षा को शिक्षा के सभी स्तरों से बाहर निकालकर उसकी मृत्यु के अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसने भारत में अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक बनाए रखने की सिफारिश करके एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र से नाता जोड़ लिया है। सारांश यह है कि आयोग के अधिकांश सुझाव चौंकाने वाले हैं, परेशानी में डालने वाले हैं। सत्य बात तो यह है कि भारतीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ जिन विदेशियों से भारतीय शिक्षा के विकास के लिए परामर्श लिया गया, उनसे इसी प्रकार के काल्पनिक और कंटकपूर्ण सुझावों की आशा की जा सकती थी। अतः हम केवल यह लिखकर अपने मूल्यांकन को समाप्त करते हैं कि आयोग के केवल 2-4 सुझाव ही क्रियान्वित करने के योग्य हैं, शेष केवल इसी योग्य हैं कि उनको कागजों पर लिखा हुआ रहने दिया जाए। मतलब जो मूल्यांकन है, जो निष्कर्ष निकलता है, उसमें यही माना गया है कि जो कोठारी कमीशन है उसमें केवल कुछ ही सुझाव ऐसे हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है या जिन्हें अपनाया जा सकता है, जिन्हें शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। बाकी के वो लिखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन वो क्रियान्वित नहीं किए जा सकते, उनसे कोई लाभ नहीं हो सकता। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि इसके नुकसान ज़्यादा थे फ़ायदे के बजाय। तो ये था हमारा आयोग का मूल्यांकन, कोठारी कमीशन का मूल्यांकन, जो कि इस प्रकार था। आप लोग इसे देख लीजिए। आज हमारे सारे कमीशन फिनिश हो गए हैं। फिर हम देखते हैं आगे क्या कराना है। कोई दिक्कत हो आप लोग पूछ लीजिएगा, और कोई भी टॉपिक पर आप लोग चाहते हो कि हमें इस टॉपिक पे बहुत कुछ जानना है या फिर उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।